हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो दो चैप्टर है हमारे 12th क्लास के, वेक्टर एंड इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये दोनों स्टूडेंट प्योरली जो है वो इन तीन चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं, इन तीन टॉपिक पे ही डिपेंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर पे, डायरेक्शन कोसाइन पे एंड डायरेक्शन रेशो पे। तो इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है स्टूडेंट, मान लीजिए अगर आपको तीनों टॉपिक नहीं आते या तीनों में से एक टॉपिक भी नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी वेक्टर और 3D की जो नॉलेज है वो लगभग ऑलमोस्ट आपकी जीरो है। तो देखिए स्टूडेंट, हम इनको अभी पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट। तो ये समझने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम होता है, जैसा कि आपने +1 में पढ़ा था, 3 आप लाइनें लीजिए जो एक दूसरे पे क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से। तो जैसा कि 11th क्लास में आ चुका है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये 3 एक्सिस हमने यहाँ ले ली है। तो इनके बीच में स्टूडेंट ये वाला और ये वाला, ऐसे ही ये वाला, तीनों एंगल स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के। तो हम इनको बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस या म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए बोर्ड पे एक बार। तो मान लीजिए स्टूडेंट इसको मैंने एक्स एक्सिस लिया है और इसको ले लिया वाई एक्सिस और इसको मैंने स्टूडेंट कंसिडर कर लिया जेड एक्सिस। तो ये सिस्टम इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली वाई एक्सिस इस तरीके से, और स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हो जेड एक्सिस, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होकर इस तरीके से है, यानी ये हमारा जो सिस्टम है एक्चुअल में ऐसे है। अब क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसको हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते, तो हम कैसे शो करेंगे बोर्ड पे, इसको इस तरह से शो कर देंगे। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये वाला, ये एक्चुअल में हमें 90 से ग्रेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 90 डिग्री का है। ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने का है स्टूडेंट, 90 डिग्री का। यानी आप इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गई स्टूडेंट जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को मैंने बोर्ड पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये मैंने कोई एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया है। ये P जो है स्टूडेंट ये भी स्पेस में है, यानी आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वापस मैंने कार्टेशियन सिस्टम लिया और इस सिस्टम में, इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में स्टूडेंट मैंने क्या किया है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट को भी हम, यहाँ पे कोई पॉइंट है इस तरीके से, या यहाँ कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ शो नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसमें स्टूडेंट जो इसके कोऑर्डिनेट है वो मैंने कंसिडर कर लिए एक्स, वाई एंड जेड। अब हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ P होता है OP, और डायरेक्शन हम इसकी करेंगे O से किसकी तरफ, P की तरफ। यहां स्टूडेंट हमें जो एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके सामने AB। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ जो एरो किया है वो A से B की तरफ किया है। इसका मतलब है स्टूडेंट इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो A से B की तरफ है, यानी फ्रॉम A to B। तो इसको आप स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आप ऊपर एरो लगाएंगे इसका मतलब है AB इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B, यानी A से B की तरफ, यानी वी हैव टू मूव अलोंग A to B। ऐसे B to A मूव करना है तो वो ऐसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से। इसका मतलब है स्टूडेंट हमें मूव करना है फ्रॉम B to A, यानी फ्रॉम B से किसकी तरफ, A की तरफ।
अब स्टूडेंट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमें चलना होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट नहीं बोलते हम इसको, यहां पर टर्मिनल पॉइंट होता, फाइनल पॉइंट है लेकिन नाम क्या है इसका, टर्मिनल पॉइंट। ऐसे ही इस वेक्टर में स्टूडेंट बी जो है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और ए क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होता है, आप क्या करें, उस पी को ओरिजिन से मिला दे। तो ओरिजिन से मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसमें आप डायरेक्शन दे ओ से पी की तरफ, यानी टुवर्ड्स पी, फ्रॉम ओ टू पी, ओ से किसकी तरफ, पी की तरफ। तो ये बन गया, ये जो वेक्टर है स्टूडेंट, इस वेक्टर को हम बोलते हैं OP वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये P का क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको ये समझ सकते हो स्टूडेंट कि किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप उस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दीजिए, ओरिजिन से, और उस पॉइंट की तरफ आप डायरेक्शन दे दे, तो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट मेरे को पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है ए का, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ओ से किसको ज्वाइन कर देंगे, ओ को किसको ज्वाइन कर देंगे, ए से। तो ऊपर डायरेक्शन दे देंगे कि डायरेक्शन किधर आपकी, ए ओ से ए की तरफ। यानी अगर आपका पॉइंट ए यहाँ है तो आप इसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, तो ये जो वेक्टर आएगा इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये वेक्टर आया है, यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो स्टूडेंट, नाम से क्लियर है, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताए किसकी, पी की। अब हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट इस लेंथ को यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ OP बोलेंगे, OP वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज OP वेक्टर। और ऐसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें दो पैरेलल लाइनों के बीच में OP वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे दो लाइनें लगा दीजिए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है स्टूडेंट ये लेंथ ऑफ OP। अब देखिए स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हैं। यहां जो एंड पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, और जो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है XYZ। तो इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इनको x2, y2 और z2 कंसिडर कर रहा हूं, और इनको मैं कंसिडर कर रहा हूं x1, y1 एंड z1। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा x2 यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस y - y2 की वैल्यू स्टूडेंट y - 0 का स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू z - 0 इसका स्क्वायर। x - 0 करोगे x ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आ गया OP का मैग्नीट्यूड। और इसको हम कई बार R से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जनरली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ इधर भी और इधर भी, तो इधर स्क्वायर्स के कारण जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो x y z तो क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, r क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमने यहाँ डिफाइन कर दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं,
तो डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन करने से पहले हम एक बार जो हमारा 3D सिस्टम है उसको हम दोबारा ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने 3D सिस्टम ले लिया यहाँ पर दोबारा, तो इसमें हम इसको x एक्सिस और जो इधर दिखाई दे रही है y एक्सिस और इसको z एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट कोई एक वेक्टर आया और वो वेक्टर या लाइन कह सकते हो आप, वो इस तरीके से मान लीजिए ओरिजिन से पास हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन है या वेक्टर है, ये 1 2 3 इन तीनों के साथ एंगल बना रही है। एक एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम बोलते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम बोलेंगे गामा। तो ऐसे हमारे पास 3 एंगल बन जाते हैं। इन एंगल को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन एंगल। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एंगल की, अल्फा की। ये जो एंगल है अल्फा, ये वाला एक्स एक्सिस और जो आपके पास लाइन दे रखी है या जो भी वेक्टर है आपके पास, इसके और इसके बीच में जो एंगल है इसको मैंने अल्फा बोला, इसको मैंने क्या बोला? वाई और इस वेक्टर के बीच के एंगल को बीटा, और इसको क्या बोला? गामा। तो स्टूडेंट, ये जो एंगल है अल्फा और ये है बीटा और ये है गामा, अगर मैं इन पर कोसाइन वैल्यू अप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यानी हमारे पास स्टूडेंट 3 एंगल आए, एंगल विद एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू अल्फा, एंगल विद y axis is beta and angle with z axis is gamma। ये किसी भी वेक्टर के x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल लिए हमने। अगर इन एंगल के आगे स्टूडेंट मैं कोसाइन अप्लाई कर देता हूं, कोसाइन वैल्यू को अप्लाई कर देता हूं, यानी कोस अप्लाई कर देता हूं, तो ऐसे हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी और इन 3 वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। और अल्फा, बीटा एंड गामा जो है ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा है, इनको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल को हम रिप्रेजेंट, यानी कोस अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, कोस बीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कोस गामा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो इस तरीके से जनरली जब हम एल एम एन बोलते हैं तो इसका मतलब है कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब देखिए स्टूडेंट, इसी में हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि इनकी वैल्यू अगर एंगल दे रखे हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनका एक और रिलेशन है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस सिस्टम को आप दोबारा देखिए। इस तरीके से देखना इसको। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोई वेक्टर आया और अभी हमने जो डिस्कस किया था इसमें हमने स्टूडेंट इस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया था, इसको वाई, इसको जेड। तो ये एंगल जो था ये स्टूडेंट हमारा था अल्फा। ये एंगल क्या है? अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसका जो एंड पॉइंट है, अगर मैं इससे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने बन जाएगी। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट देखिए, मैंने इसको सिस्टम को थोड़ा घुमा दिया है, टर्न कर दिया है। सिस्टम वही है, थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए आपको इस तरीके से। तो स्टूडेंट इसमें ये मैंने इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है। तो इस ट्रायंगल में स्टूडेंट ये जो एंगल है ये हमारे पास अल्फा है, और ये जो मार्कर जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ये परपेंडिकुलर हो गया,
और एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये लेंथ है, जहाँ पर इसका परपेंडिकुलर का ये फुट आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ, और ये जो लेंथ है ये क्या बन जाएगी, इस ट्रायंगल का बेस। और ये बेस किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। और ये हमें पता है एक्स एक्सिस में जब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट से जिस एक्सिस पर, तो उसमें जो उस एक्सिस के ऊपर जो लेंथ आती है, जो आपका परपेंडिकुलर का फुट आता है ये नीचे वाला, यानी ये जो लेंथ आएगी ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगी। ऐसे ही मान लीजिए स्टूडेंट ये जेड है, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ ऐसे, तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या होगी, जेड कोऑर्डिनेट। वाई लिया है तो वाई कोऑर्डिनेट, और अगर आप जेड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो तो ये जो लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी, जेड कोऑर्डिनेट। यानी स्टूडेंट अगर कोस अल्फा हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए इस लेंथ को अभी मैंने आपको मेंशन किया था, ये पॉइंट है और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। इसकी जो ये लेंथ है इसको हम ओपी वेक्टर कह दिए, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, या मैंने एक और बताया इसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर से। तो कोस अल्फा जनरली कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल था तो बेस क्या बनेगा एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आर। इसको फिर देख लीजिए दोबारा एक बार, इस तरीके से था, ये बेस हो गया, बेस हमारी एक्स की वैल्यू, और अपोन में ये परपेंडिकुलर है, अपोन में आता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है आर, तो ये हो गया एक्स बाई आर। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम कोस बीटा फाइंड आउट करें तो ये आएगा वाई अपॉन आर एंड कोस गामा इज इक्वल टू जेड बाई आर। और ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, जो ये डायरेक्शन कोसाइन है इनको हम जनरली पहले वाले को एल से, दूसरे वाले को एम से, और तीसरे वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो इसमें देखिए स्टूडेंट अगर मैं इस वैल्यू को उठा लेता हूं तो x बाई आर जो है वो आ जाएगा l, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी एल आर। एल यहां पर क्या है, पहला डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन यानी कोस अल्फा। सिमिलरली जो यहां से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें y की, यानी y बाई आर इज इक्वल टू एम, और इसको आप उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी एम आर, एंड सिमिलरली z बाई आर इज इक्वल टू n, और वैल्यू ऑफ z इज एन आर। तो हमारे पास ऐसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाते हैं स्टूडेंट। x की वैल्यू हो गई एल आर, y की वैल्यू हो गई एम आर, और z की वैल्यू हो गई एन आर। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होता है। तो अभी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम यहां पर ड्राइव कर रहे हैं। इन तीनों को अगर हम स्केयर करके ऐड कर देते हैं, यानी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, तो देखिए यहां से एल की जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट कर रहा हूं, एक्स स्केयर बाई आर स्केयर, ये एल की वैल्यू मैंने स्केयर करके पुट कर दिया यहां पर, प्लस एम स्केयर यहां से आएगा वाई स्केयर बाई आर स्केयर प्लस ऐसी वैल्यू ऑफ एन, स्केयर करेंगे तो जेड स्केयर बाई आर स्केयर। अब देखिए इसका एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा कितना, आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस कैंसिल वाई स्केयर प्लस ये वाला भी कैंसिल जेड स्केयर। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और अपॉन में क्या आ गया, आर स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट जहां से हमने स्टार्टिंग किया था पोजीशन वेक्टर से, उसमें हमारे पास एक रिलेशन आया था आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और इसके स्थान पर हम आर स्केयर की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, और ये हो जाएगी कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। यानी स्टूडेंट हमारे पास एक रिलेशन आ गया एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और लगभग एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये, तो आप इसको याद रखें, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर। और क्योंकि वैल्यू ऑफ एल इज, एल क्या है यहाँ पर
कोस एल्फा, या यहां से देख लीजिए कोस एल्फा व एल, कोस बीटा एम और कोस गामा एन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह कोस रख दीजिए, तो ये कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा एंड इज इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं डायरेक्शन रेशोज। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जो फाइंड आउट किया है यहाँ पर, एक तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं एल, एम एंड एन, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे एल आर, एम आर और एन आर, जो हमने तीन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड हमने लिए थे, इनकी वैल्यू आई थी, एक्स की वैल्यू एल आर, वाई की वैल्यू एम आर और एन की वैल्यू एन आर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तीनों जो वैल्यूज है यानी डायरेक्शन कोसाइन जो है इन तीनों वैल्यूज के साथ प्रोपोर्शनल में है। प्रोपोर्शनल मीन्स स्टूडेंट, अगर आप इनका रेशो लेते हो इसका इसके साथ, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट के साथ, तो जो रेशो आएगा वो आएगा 1/r। ऐसे ही अगर आप इन दोनों का रेशो लेते हैं सेकंड का सेकंड के साथ, तो m/mr, तो ये आएगा कितना स्टूडेंट 1/r, m से m कैंसिल। सिमिलरली थर्ड का थर्ड के साथ रेशो लेते हो तो n/nr, दिस इज 1/r। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए यानी प्रोपोर्शनल हो गए। तो स्टूडेंट LMR के जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती है उनको हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डायरेक्शन रेशो। तो अगर कोई भी नंबर्स, तीन नंबर्स जो है वो LMN यानी डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, तो यानी उनके साथ रेशो सेम आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है इनके साथ प्रोपोर्शनल में, उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशो बोलेंगे। और डायरेक्शन रेशो को स्टूडेंट जनरली हम A, B और C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनका यूज क्वेश्चन में नहीं हो रहा है तो जनरली हम इन्हीं से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A, B, C से। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, और आगे आने वाली एक्सरसाइज में और इसे नेक्स्ट चैप्टर्स में जिसका नाम है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, उनमें काफ़ी ज़्यादा इनका यूज होता है। तो आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके इनकी प्रैक्टिस करें।